हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे 23 फरवरी में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे और विश्लेषण करेंगे हर एक क्वेश्चन का और किस तरह के क्वेश्चंस आगे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वो हम डिस्कस करेंगे। पिछली बार भी जो है मैंने एनालिसिस का वीडियो बनाया था और काफ़ी हेल्पफुल रहा था वो। तो जिन जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम बाद में है, ठीक है, सेकेंड फेज़ में है या फिर थर्ड फेज़ में है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबको पता है कि टॉपिक एक होता है और उसी से रिपीट करके क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने टॉपिक्स जो है जहाँ जहाँ से आज क्वेश्चन पूछे गए हैं वो टॉपिक मैंने ले लिए हैं और कौन से क्वेश्चंस आगे पूछे जा सकते हैं वो हम आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना ताकि जब जब हम वीडियोज़ डालें आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज जो एग्ज़ाम में पूछा गया उसमें रिसर्च के क्वेश्चन, ठीक है, इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस और कम्युनिकेशंस के क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा देखे गए हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस भी इसमें ज़्यादा देखे गए हैं। तो टॉपिक, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं सबको याद नहीं थे, जिस स्टूडेंट ने मुझे भेजा है ये टॉपिक भेजे हैं उसने, तो वही हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो क्वेश्चन पूछा गया गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान को लेकर के। तो गुणात्मक अनुसंधान और मात्रात्मक अनुसंधान में क्या अंतर होता है तो ये समझ लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बनेगा। गुणात्मक अनुसंधान वो होता है जो अनुभव पर आधारित होता है, ठीक है, अनुभव पर आधारित होता है, जबकि मात्रात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान होता है जो आंकड़ों पर आधारित होता है, ठीक है, आंकड़ों पर आधारित होता है। और गुणात्मक अनुसंधान जो है इसमें आगमनात्मक पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ठीक है, आगमनात्मक पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि मात्रात्मक में जो है वो निगमनात्मक, ठीक है, निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। और गुणात्मक अनुसंधान जो होता है इसमें प्रत्यक्ष स्रोतों का या कहें कि प्रत्यक्ष जो आंकड़े होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, जबकि मात्रात्मक अनुसंधान में जो है वो अप्रत्यक्ष आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि रिपोर्ट का एनालिसिस करना, सर्वेक्षण से संबंधित कोई डेटा है उसका एनालिसिस करना। तो हम कह सकते हैं इसमें अप्रत्यक्ष स्रोत वाले जो आंकड़े होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इसमें याद रखनी है, ठीक है। गुणात्मक अनुसंधान और मात्रात्मक अनुसंधान में ये बेसिक अंतर है, हालांकि बहुत सारे अंतर हैं लेकिन आपको इतना याद रखना है समझने के लिए। और जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को लेकर के, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को लेकर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं। इसका प्रारंभ जो है वो भारत, फ्रांस और भारत के प्रयासों से किया गया था, ठीक है, भारत और फ्रांस के प्रयासों से जो है इसकी शुरुआत की गई थी और लगभग 121 देश इसमें शामिल हैं, ठीक है, 121 देश जो हैं शामिल हैं। और इसका प्रारंभ COP21 जब हुआ था 2015 में, तब जो है इसका प्रारंभ किया गया था, ठीक है, COP21 में 2015 में जो कि आयोजित किया गया था। और जो ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेड क्वार्टर है यानी मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है तो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो वो है गुरुग्राम में, ठीक है, गुरुग्राम कहाँ पर, हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में, गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। और 2016 में जो है ये मुख्यालय बनाया गया था, 2016 में। करंट की न्यूज़ भी आपको याद रख लेनी है। अभी हाल ही में जो है, हाल ही में बता दूं मैं कि अक्टूबर 2022, 17 से लेकर के 20 अक्टूबर 2022 में जो है अभी एक सभा का आयोजन किया गया था, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के देश जिसमें हिस्सा लिए थे। और जो है इसकी जो अध्यक्ष थे वो थे श्री RK सिंह, ठीक है, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और कहाँ पर हुआ था ये सभा या सम्मेलन, तो ये हुआ था नई दिल्ली में, ठीक है। ये करंट ये से भी आपको याद रखना है, क्या पता पूछा जाए, ठीक है। AICT पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। AICT का फुल फॉर्म क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं। AICTE का फुल फॉर्म जो है वो है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन,
ठीक है, ये फुल फॉर्म है किसका, AICTE का। स्थापना कब की गई इसकी, तो इसकी स्थापना जो है ये की गई थी नवंबर 1945 में। ठीक है, नवंबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में। इस समय इसके चेयरमैन कौन है, तो इस समय इसके चेयरमैन है TG सीताराम। ठीक है, TG सीताराम। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, क्योंकि अब मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, ओके। चलिए अब बात करते हैं GER यानी कि सकल नामांकन अनुपात, इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखिए, इसमें होता ये है कि ये देखा जाता है कि भारत देश में कितने ऐसे स्कूल कॉलेज ऐसे हैं जिनमें छात्रों का जो है नामांकन किया गया, इसमें नामांकन देखा जाता है। और 2024 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि नामांकन में 40% की बढ़ोतरी की जाएगी। अब ये बढ़ोतरी किस तरीके से होगी, इस पे अलग अलग कमेटियों की अलग अलग सिफारिशें दी गई हैं। ठीक है, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है, इसमें जो है नामांकन देखा जाता है कि शिक्षा क्षेत्र में कितना नामांकन जो है किया गया है। ठीक है, ओके। AQI से क्वेश्चन पूछा गया वायु गुणवत्ता सूची के ऊपर। ठीक है, AQI, तो AQI से और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं वायु गुणवत्ता। देखिए, वायु की जो गुणवत्ता है वो जो दूषित करते हैं तत्व वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। PM10 और PM2.5 के जो पार्टिकल्स होते हैं एयर में, वो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। यहाँ पर PM का मतलब है पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर। और गैसें हैं कुछ जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, और उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। और ओजोन, शीशा, लेड भी हो सकता है इसमें। ठीक है, तो ये ऐसी गैसें हैं या और ऐसे तत्व हैं जो कि पर्यावरण में जो वायु है, हमारी वायु की गुणवत्ता को खराब करते हैं। ठीक है, अब किस क्षेत्र की वायु जो है कितना खराब हुई है कितना नहीं, इसके लिए जो है कुछ मानक बनाए गए हैं। किसके द्वारा, CPCB द्वारा, यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है ना, याद रखना आपको, CPCB की फुल फॉर्म सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जो है सन 2014 में 6 मानक तय किए गए थे। ठीक है, जैसे कि अगर हमारी वायु का अगर जो PM है वो 0 से 50 के बीच में है तो वो अच्छा माना जाएगा, यानी गुड कहलाएगा। और 51 से 100 के बीच में है तो वो कहलाएगा सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, और अगर 101 से लेकर के 200 के बीच में है तो वो मॉडरेट कहलाएगा। ठीक है, और 201 से लेकर के 300 के बीच में है तो वो पुअर कहलाएगा। और 301 से लेकर के 400 के बीच में है तो वो वेरी पुअर कहलाएगा। और अगर 401 से लेकर के 500 के बीच में है तो वो बैड कहलाएगा, यानी कि ख़राब कहलाएगा। तो ये 6 मानक जो हैं तय किए गए थे सन 2014 में CPCB के द्वारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये जो मापने का भी इनका तो तरीका होता है, मापने का कुछ इंस्ट्रूमेंट ये इस्तेमाल करते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं ये भी आपको मैं बता देता हूँ। एक होता है PCE RCM 05। ठीक है, एक होता है PCE HFX 100 और एक होता है PCE RCM 8। इन इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है वायु की गुणवत्ता को नापने के लिए। ठीक है, पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इन्वायरमेंट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो
ऐसे कुछ इसी तरीके के होते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको जो है ये जितनी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए मिटा देता हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ओके, उसके बाद संचार प्रक्रिया से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। संचार प्रक्रिया से क्वेश्चन पूछा गया, तो संचार प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है सेंडर, ठीक है। उसके बाद आता है, उसके बाद होते हैं इनकोडिंग, ठीक है। फिर होता है मैसेज, फिर होता है मीडियम, फिर होता है डिकोडिंग, फिर होता है रिसीविंग यानी रिसीवर, और फिर रिसीवर देता है अपना फीडबैक। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है संचार की प्रक्रिया या प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। सबसे इसे क्रम में लगाने को आपको दे देता है कई बार। तो सबसे पहले सेंडर होता है, फिर इनकोडिंग होता है, फिर मैसेज, फिर मीडियम, फिर डिकोडिंग, फिर रिसीवर, और रिसीवर फिर देता है फीडबैक। तो फीडबैक सबसे लास्ट में आता है और सेंडर सबसे पहले आता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद है। कभी कभार होता यह है कि इनकोडिंग आप बीच में डाल देते हैं, मैसेज को पहले ले लेते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, मीडियम, डिकोडिंग, रिसीवर और फिर फीडबैक, ठीक है। चलिए नेक से भी क्वेश्चन पूछा गया आज। नेक के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। नेक की रैंकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक से हो सकता है कि आज सवाल पूछा गया, कल जो है आपसे नेक की रैंकिंग के ऊपर सवाल पूछ ले, ठीक है। तो नेक की फुल फॉर्म पहले मैं आपको बता दूं। नेक की फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एक्रीडिटेशन काउंसिल, ठीक है। नेशनल असेसमेंट एक्रीडिटेशन काउंसिल, ये नेक की फुल फॉर्म है। स्थापना इसकी की गई थी 1944 में, ठीक है, 1944, और इसका हेडक्वार्टर जो है, मुख्यालय जो है वो है बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलोर में। और इसका काम क्या है नेक का काम ये है कि ये जो उच्च शिक्षा संस्थान है, ठीक है, उनका आकलन करती है और उनकी मान्यताओं को देखती है, ठीक है। ये बताती है कि कौन सा शिक्षा संस्थान जो है वो तरक्की कर रहा है, कौन सा शिक्षा संस्थान जो है जिसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में कमी आई है, ये बताता है ये, ठीक है। और इसीलिए जो है नेक की रैंकिंग हर साल जारी की जाती है। कौन सा कॉलेज, कौन सा लॉ कॉलेज, कौन सा मेडिकल कॉलेज सबसे टॉप पर है, ये बताती है, ठीक है। कौन टॉप पर रहा, कौन एकदम नीचे रहा, ये बताने का काम नेक का है, ठीक है। तो हम सीधी भाषा में हम कहेंगे तो उच्च शिक्षा संस्थानों का ही आकलन करती है, ठीक है। मिटा देता हूं मैं से। प्रतिदर्श के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा, सैंपलिंग के ऊपर। प्रतिदर्श के ऊपर मैं आपको बता दूं, दो तरह के प्रतिदर्श यानी सैंपल होती हैं। एक होती है जिसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी, हिंदी में जिसे हम कहते हैं संभावित, और एक होती है असंभावित, ठीक है, असंभावित। तो संभावित में कौन कौन सी सैंपलिंग आ जाती है? संभावित में आती है साधारण, यादृच्छिक, प्रतिदर्श, ठीक है। सैंपलिंग को हिंदी में प्रतिदर्श कहते हैं, ठीक है। पहला ये आ गया। दूसरा इसमें आती है स्त्रीकृत प्रतिदर्श, स्ट्रेटिफाइड कहते हैं इंग्लिश में जिसे हम लोग। और नेक्स्ट है समूह प्रतिदर्श, ठीक है। तो ये तीन टाइप की जो है ये संभावित में आती हैं, ठीक है। संभावित यानी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आती है। मैंने आपको बताया था, वीडियो मैंने ऑलरेडी इस पे बना रखी है कि जो संभावित प्रतिदर्श होती है या कहें कि जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है, ये बायस फ्री होती है, ये ऑब्जेक्टिव होती है, इसमें जो है सबको बराबर के चांस मिलते हैं सिलेक्शन के, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको इसमें याद रखनी है। जबकि असंभावित में अगर हम बात करें तो असंभावित जो है ये बायस होता है इसमें, ठीक है, सबको इक्वल चांस इसमें नहीं मिलता है, ठीक है, और ये सब्जेक्टिव होता है। और इसमें कौन कौन सी सैंपलिंग आती है, जैसे कि असंभावित में आ जाती है कोटा, ठीक है, कोटा प्रतिदर्श या कहीं की कोटा सैंपलिंग। आकस्मिक यानी कि एक्सीडेंटल, ये पूछा गया था एक बार एग्जाम में, ठीक है ना, कि आकस्मिक जो सैंपलिंग है वो किसका हिस्सा है, तो वो नॉन प्रोबेबिलिटी यानी कि असंभावित प्रतिदर्श का हिस्सा होती है, ठीक है। और तीसरा उद्देश्य पूर्ण प्रतिदर्श इसी में आ जाता है, पर्पसिव जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं। और क्रमबद्ध वाला भी इसी में आता है। स्नोबॉल
भी इसी में आता है। ठीक है, ये असंभावित प्रतिदर्श के प्रकार हैं और ये है संभावित के प्रकार। ये आपको याद रखना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पक्का है, पूछे जा रहे हैं, पूछा भी गया है और पूछ भी सकता है। ओके, संख्यायिकी परिकल्पना क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले शून्य परिकल्पना आप समझिए। शून्य परिकल्पना के लिए एक एग्जाम, अच्छा पहले मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। ओके, शून्य परिकल्पना जो है इसमें है ये कि जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले लिया कि काले बच्चे और गोरे बच्चे या बच्चों के आईक्यू में कोई अंतर नहीं होता है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो अब मैं देखूंगा कि इसमें एक पक्ष व दूसरे पक्ष में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है, तो ऐसी परिकल्पना कहलाएगी शून्य परिकल्पना। लेकिन अगर मैं संख्यायिकी परिकल्पना की बात कर रहा हूं तो मैं यहां पे ऐसे लिखूंगा कि काले बच्चों का आईक्यू 5% ज़्यादा है गोरे बच्चों से, या काले बच्चे का आईक्यू जो है 5% ज़्यादा होता है गोरे बच्चों से। तो इसे मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि ब्लैक चिल्ड्रन या ब्लैक आईक्यू और वाइट आईक्यू अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ तो ब्लैक आईक्यू में लिखूंगा +5 और वाइट आईक्यू में लिखूंगा 0। तो देखेंगे आप कि मैंने अपनी परिकल्पना को जो है संख्या में व्यक्त कर दिया। तो जब भी हम लोग संख्या में व्यक्त करते हैं अपनी परिकल्पना को तो वो संख्यायिकी परिकल्पना कहलाती है। जबकि अगर परिकल्पना में हम किसी भी प्रकार की कोई अंतर नहीं ले रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है उसमें, तो वो शून्य परिकल्पना का हिस्सा होती है। ठीक है, ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आपने और देखना है विस्तार से तो आपसे ज़रूर देखिए। लिंक मैंने प्लेलिस्ट भी दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे क्लिक करके आप हमारी पहले की सभी वीडियोस को देख पाएंगे। और तो और आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पर प्लेलिस्ट पे जा करके क्लिक करके आप हमारी सभी वीडियोस देख पाएंगे। हैंड रिटन नोट्स पे भी हमने वीडियोस बना रखी है, तो आपने अगर वो नहीं देखे तो ज़रूर देखें। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।